5 जनवरी 2026 को एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला कि आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की जो पहली मीटिंग है वो आयोजित करी मुंबई में। अब ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है ये एक नया स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाया गया है, इसने बीपीएसएस को रिप्लेस किया हुआ है। और ये जो बोर्ड है ये अब जो डिजिटल पेमेंट के लैंडस्केप हैं या डिजिटल पेमेंट को लेकर के या पेमेंट को लेकर के जितनी भी सारी चीजें हैं उनको उनके ऑपरेशनलाइजेशन को लेकर के, उनके लिए नए फ्रेमवर्क बनाने को लेकर के, कैसे हम और बढ़ा सकते हैं इसको, उस सब को लेकर के सारे निर्णय इस बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। तो इसी बारे में पूरी वीडियो है कि आखिर ये पीआरबी है क्या, इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, इस वाली मीटिंग में आखिर क्या क्या बातें हुई, इसके अलावा जो पीआरबी है और जो बीपीएसएस है उसमें क्या डिफरेंस आता है। बाकी आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम बात करें पीआरबी की तो इसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि एक इंडिपेंडेंट और फोकस्ड रेगुलेशन मिल सके पेमेंट सेक्टर को। पेमेंट सेक्टर आपको पता होगा कि बहुत तेजी से बदला है और बहुत तेजी से फैला है इंडिया में। अब पेमेंट करने के लिए सिर्फ एक या दो या तीन मीडियम नहीं, बहुत सारे मीडियम हैं और इस वजह से इस तरह के बोर्ड की नीड थी जो कि इंडिपेंडेंट हो, पहले की तरह नहीं। जैसे पहले जो इससे पहले हुआ इसकी जगह पे क्या हुआ करता था, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बीपीएसएस। ये जो था एक तरह का कमेटी था, समझ लीजिए कि आरबीआई की इंटरनल कमेटी जैसे काम करती उस तरीके से था। लेकिन अब ये जो बना है ये एक स्टैट्यूटरी बेसिस को मिली हुई है। मतलब ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, इसमें अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के द्वारा ये जो है इफेक्ट में आता है 9 मई 2025 को। मतलब इसको लीगल जो बैकिंग है वो प्राप्त है। इसमें सिर्फ आरबीआई के मेंबर्स नहीं होंगे जैसा बीपीएसएस में था, इसमें आरबीआई के मेंबर्स भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मेंबर्स होंगे। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट सुपरवाइज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, इंश्योरिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी वाइल फोस्टरिंग इनोवेशन। इसके ऑब्जेक्टिव के साथ इसको बनाया गया है ताकि ये जो पूरा पेमेंट का सिस्टम है उसको कैसे हम और अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, उसके लिए नए फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं, सेफ्टी बढ़े, सिक्योरिटी बढ़े, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको और डीप किया जाए। मतलब जो पेमेंट सिस्टम है डिजिटल पेमेंट खास तौर पे उसको और डीप तक लेकर करके जाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यहाँ पे यूज करें, उन सब के लिए काम करेगा। तो हम आगे बात करें अगर यहाँ पे कंपोजिशन की कि ये जो पीआरबी है इसका कंपोजिशन जो था, इसमें एक तो सेंट्रल बैंकिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब आरबीआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, इसमें जो चेयरमैन हैं वो एक्स ऑफिशियो रहेंगे, आरबीआई के जो भी गवर्नर बनेंगे उसके चेयरमैन होंगे। तो वर्तमान समय में कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं, तो वो गवर्नर हैं आरबीआई के, तो उसके चेयरमैन हैं, एक मेंबर ये हो गए। फिर आते हैं टी रविशंकर जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, वो। फिर विवेक दीप जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के, वो। तो ये तीन लोग थे आरबीआई की तरफ से। और फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तरफ से तो ये थे श्री एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। फिर आते हैं नागराजू मंडीराला जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के। फिर हैं श्रीमती अरुणा सुंदरराजन जो कि आईएएस हैं रिटायर्ड, मतलब एक्सपर्ट हैं, तो इनको यहाँ पर रखा गया है। तो यही आप देखेंगे ना, डिफरेंस भी आपको दिखेगा। बीपीएसएस में केवल आरबीआई के लोग थे, लेकिन ये जो पीआरबी है इसमें आपको जो आरबीआई है उसके तो एक्सपर्ट्स मिलेंगे ही, इसके अलावा गवर्नमेंट और बाहर के एक्सपर्ट्स भी इसमें रखे जाएंगे। तो टोटल इसमें 6 मेंबर होकर के आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसे फंसाने वाले सवाल पूछे जाते हैं कि आरबीआई की तरफ से 3 लोग होंगे, 3 गवर्नमेंट की तरफ से होंगे और एक आरबीआई के चेयरमैन, तो टोटल 7 मेंबर हो गए। नहीं, 6 मेंबर हैं, आरबीआई के गवर्नर 6 में आते हैं। और जो पहली मीटिंग हुई है इसकी, उसमें क्या बातें हुई, सबसे पहली बात तो जो पेमेंट विजन 2028 है उसका ड्राफ्ट जो है यहाँ पे मीटिंग में रखा गया। मतलब जो पेमेंट विजन 2028 है उसकी आउटलाइन पूरी करी गई कि जो आने वाले समय में जो इकोसिस्टम होगा पेमेंट का वो कैसे होगा। तो इसमें एक बात करी गई कि जो डिजिटल पेनिट्रेशन उसको और डीपेन किया जाएगा। मतलब जो डिजिटल पेमेंट पेनिट्रेशन है अक्रॉस इंडिया उसको और कितना डीपेन किया जा सकता है। मतलब अगर कहीं पर भी अभी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता या प्रॉपर जो स्टेबल नेटवर्क है वो नहीं है, वहां पर भी कैसे डिजिटल पेमेंट हो सकता है, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसको और कैसे डीप किया जा सकता है कि एकदम निचले तबके का लोग है वो भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ सके। तो उसके लिए यहाँ पे बातें करेंगे। दूसरा, जो ग्लोबल इंटीग्रेशंस हैं, आप कई बार न्यूज सुनते होंगे, मैंने भी आपको हर बार जब ऐसा होता है तो आपको न्यूज देता हूँ कि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, भारत का जो रुपए इंटरफेस है, वो किसी ना किसी देश के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, कभी दुबई के साथ, कभी किसी देश के साथ। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि
अगर आप जाएं किसी भी देश में, वहां पर आपको अलग से कोई मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड लेकर के जाने की जरूरत नहीं, आपके पास रुपए कार्ड हो चल जाए, या तो आप यूपीआई के माध्यम से ही पे कर पाए, तो वहां का जो पेमेंट सिस्टम होगा विदेश का, वहां पर भी कुछ इस तरह के यूपीआई के जैसे सिस्टम होते हैं, और उनको यूपीआई को आपस में जोड़ दिया जाए कि अगर कोई उस देश का है इंडिया में, तो अपने यहाँ के नेटवर्क से अगर पेमेंट करे तो यूपीआई के माध्यम से हो जाए, और हम यूपीआई के माध्यम से दूसरे देश में करें तो वो भी हो जाए। तो इस इंटीग्रेशन को और कैसे इनहेंस किया जा सकता है, इसको लेकर के बातचीत हुई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिजिटल पेमेंट के ऊपर सर्वे हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी फाइंडिंग्स को रखा गया, जिसमें बात हुई कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है डिजिटल पेमेंट को लेकर के वो क्या है, एडॉप्शन रेट जो खास तौर पे रूरल एरियाज में वो क्या चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके अलावा फ्रॉड ट्रेंड्स जो हैं कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जब से डिजिटल पेमेंट आया है तभी से फ्रॉड भी ज़्यादा बढ़ा है। और अभी तो इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी आई थी कि भारत के लोगों ने कई हज़ारों करोड़ रुपए फ्रॉड में गंवाए हैं, तो वो भी यहाँ पे देखना होगा। मतलब आप डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाइए, रूरल एरिया में लेकर के जाइए, लेकिन फिर उसके साथ फ्रॉड भी चलता है, तो उसको लेकर के क्या किया जा सकता है, उसको लेकर के पूरी रिपोर्ट आई। उसके अलावा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसका जो करंट फंक्शनिंग है उसकी पूरी रिव्यू करी गई कि इंडिया में जो डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है वो उसका क्या काम है, क्या हो रहा है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स हैं कि मतलब यहाँ से इंडिया से बाहर किसी देश पैसा भेजना है, बाहर से कोई पैसा इंडिया में आ रहा है, तो उसको लेकर क्या पूरी चीजें हैं, वो सारी फाइंडिंग्स या उसका पूरा रिव्यू किया गया इस मीटिंग में। ये पहली मीटिंग थी जो पीआरबी की हुई थी, तो इसलिए कोई इस तरह का निर्णय या कुछ इस तरह का सर्कुलर अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इन चीजों के बारे में बातें हुई हैं। और अगर हम यहाँ पे अगर समझें कि आखिर जो पहले बीपीएसएस था और जब बाद में पीआरबी बना, तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है, तो आपको फुल फॉर्म तो पता ही रखनी चाहिए दोनों की। अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो बीपीएसएस एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब एक कमिटी टाइप की थी आरबीआई के अंदर। ये किसी एक्ट के द्वारा अस्तित्व में इसको नहीं लाया गया था, और इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो मेंबर होते थे मोस्टली आरबीआई के ऑफिशियल्स ही हुआ करते थे। वहीं पर अगर हम पीआरबी की बात करें तो ये अमेंडमेंट के द्वारा आया है, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके द्वारा आया है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको लीगल बैकिंग प्राप्त है ना, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे लाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा पोजिशंस की, तो इसमें ज्यादातर आरबीआई के ही मेंबर्स हुआ करते थे। और यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा अंडर आरबीआई, मतलब ये ऐसा नहीं है किसी और मतलब आरबीआई से ही इन्फ्लुएंस्ड होगा, नहीं। इसमें अगर बात करें तो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज यहाँ पे होंगे, आरबीआई के लोग भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग यहाँ पे आएंगे। इसमें तो बीपीएसएस में ज्यादातर आरबीआई के ऑफिशियल्स ही थे। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एक तरह का ये आरबीआई का इंटरनल ओवरसाइट था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सिस्टम है उसमें क्या चल रहा है, क्या बदलाव करने चाहिए, वो सारी चीजें था ये। अब अगर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात करें, चूंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये पार्लियामेंट्री और स्टैट्यूटरी ओवरसाइट दोनों ही इसको मिलेंगे, मतलब ये दोनों के लिए अकाउंटेबल ये रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते ये तो हमारे अंदर का मामला है, हम आपसे बातें क्यों करें, अब वो नहीं हो पाएगा। वहीं पर बात करें पावर्स की, तो इसको एक लिमिटेड रेगुलेटरी पावर्स मिलती थी, लेकिन जब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना पीआरबी, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग लीगल और इन्फोर्समेंट की पावर भी प्राप्त होती है। मतलब ये रेगुलेशन भी करेगा और इसको पावर्स भी मिलेंगी, मतलब ये बिना दांत का शेर नहीं होगा, ये दांत वाला शेर होने वाला है। इसको बनाया गया था बीपीएसएस को पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के थ्रू, और यहाँ पर इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2025 में, जिसके माध्यम से पीआरबी अस्तित्व में आया। करंट स्टेटस अब इसका नहीं है, और ये अब एक्टिव रेगुलेटर है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का, पीआरबी। तो ये आता है दोनों में डिफरेंस, और आपको समझ में आया होगा कि पीआरबी को क्यों बनाया गया, क्योंकि पेमेंट सिस्टम खास तौर पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आगे आने वाले समय में तो और तेजी से बढ़ेगा जब इसमें एआई का इंटीग्रेशन आएगा। आगे हम अगर बात करें यहाँ पे की टेकअवेज की इस पूरी न्यूज से, तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि जो पीआरबी है ये पहली बार इसकी मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग हुई है, क्योंकि 2025 में इसको बनाया गया था और इसने बीपीएसएस को रिप्लेस करा। बीपीएसएस का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसको बनाया गया है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है उसमें अमेंडमेंट करके, ये ध्यान रखिएगा। और इसके गवर्नर का, अगर आरबीआई के गवर्नर के रोल की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा आरबीआई का जो भी गवर्नर होगा वही इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। एक्स ऑफिशियो को हिंदी में कहते हैं पदेन अध्यक्ष, मतलब कि जो भी गवर्नर बनेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। ऐसा नहीं कि अभी संजय मल्होत्रा अगर रिटायर हो जाए तब भी वो इसके अध्यक्ष रहेंगे, नहीं, फिर जो नया आएगा वो इसका अध्यक्ष ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक जरूर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।